यदि आपको कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ सारी जानकारी पता होगी तो आपको बार बार बोला जा रहा है सरकार की तरफ से भी और सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है मैसेज वायरस के विषय में। क्या हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि यदि आप बार बार साबुन से हाथ धोते हो तो कोरोना वायरस को मारा जा सकता है या मर सकता है या कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। क्यों भैया, क्या है ऐसा साबुन में कि साबुन से मर रहे हैं? क्या हैंड सैनिटाइजर भी वही है? हैंड सैनिटाइजर से कैसे बच जा रहे हैं? तो ये बात अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो ना तो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। हालांकि आपने नहीं पढ़ा, मैं समझाता हूँ 9th का स्टूडेंट कैसे बता सकता है कि साबुन से हाथ धोने से वायरस से कैसे बचा जा सकता है। एक्चुअली वायरस जो होती है वो कोशिका होती है। 8th क्लास में आपने दो कोशिकाएं पढ़ी होगी, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के विषय में आपने अंतर भी पढ़ा होगा। वो कुछ शेप में कुछ ऐसे दिखती है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पादप कोशिका जंतु कोशिका जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आपका शेप जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। पादप कोशिका जो दिखती है वो कुछ ऐसी दिखती है, इस शेप में दिखती है। और जंतु कोशिका जो है वो ऐसी गोल शेप में दिखती है। उसके अंदर आपने अंतर भी पढ़े, मैंने भी आपकी एक छोटी सी क्लास ली थी, उसमें आपको बताया भी था कि कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। सब बच्चों के नहीं लियो भी हो सकता हो तो आपको याद होगा। ये कोशिका जो होती है, कोशिका के बाहर की परत जो होती है वो एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका की भित्ति की बनी हुई होती है ये बाहरी परत, है ना। शायद आपने पढ़ा होगा, ये चीज जो है आपने देखी भी होगी, आपको पता भी होगा। सेम केस जो वायरस होता है ना, वायरस की जो कोशिका होती है उसकी भी आउटर लेयर कुछ ना कुछ की बनी हुई होती है। वो काय की बनी हुई, जैसे जैसे ये वायरस दिख रहा है ना आपको, इसकी जो बाहरी परत है, बाहरी परत जो आपको दिख रही है, ये जो बनी होती है ये लिपिड की बनी हुई होती है। काय की? लिपिड की। लिपिड के बारे में हाई क्लास में आप बहुत अच्छे पढ़ोगे। अगर आप बायो लोगे तो आप हाई क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अच्छा, राइटिंग पे ध्यान मत देना, मैं आपको मालूम है कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ, माउस की सहायता से दिख रहा हूँ, तो राइटिंग मेरी रियल में ऐसी नहीं है, बहुत खराब आ रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन अपन को राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, अपन को सीखने पे ध्यान देना है, हम क्या सीख रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, जो वायरस की आउटर लेयर होती है वो काय की बनी हुई होती है? लिपिड की बनी हुई होती है। ये लिपिड जो सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, इसकी आउटर लेयर बनी रहती है, इसके अंदर जो है इसके केंद्रक और इसका कोशिका द्रव और रेक्टिका वगैरह को, इसको सबके इसके अंदर का मटेरियल, जैसे अपने सबके शरीर के भाग होते हैं ना, वैसे वायरस का भी अंदर का भाग होता है, इसको समेट के रखती है ये लिपिड की लेयर। मतलब कि एक थैली की जैसी है ये लेयर जो है वो एक थैली की जैसी है, जिसके अंदर जो है वायरस के सभी अंग जो है वो काम कर रहे होते हैं, सभी जिंदा रहते हैं। जब इसके संपर्क में साबुन आता है, क्या साबुन आता है, केवल साबुन नहीं और भी सब्सटेंस होते हैं, हम अभी साबुन की बात कर रहे हैं। यदि इसके संपर्क में साबुन आता है ना, तो साबुन क्या करता है, इस वाली लेयर को अपने में घोल लेता है। किस वाली लेयर को? जो आउटर लेयर होती है ना वायरस की, इसके बाहरी लेयर को अपने में घोल लेता है। और जैसे ही घोलता है ये वाली आउटर लेयर जो है वो फट जाती है, यहाँ से जो है वो फट जाती है ये। और इसका जो अंदर का मटेरियल होता है, इसके अंदर के जो अंग होते हैं वायरस के, वो अंग धीरे धीरे जो है वो वायरस बाहर आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसके कारण से ये कोरोना वायरस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोरोना वायरस मर जाता है, कोरोना मर गया। कैसे मरा? इसकी जो आउटर लेयर होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है। जैसे हमने इसके संपर्क में आया तो इसकी कोशिका भित्ति जो लिपिड की बनी हुई है वो टूट गई। टूट गई तो इसका अंदर का सारा मटेरियल कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और कोरोना क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को यदि कोशिका भित्ति के बारे में पता है तो वो ये बता सकता है कि कोरोना वायरस की जो कोशिका भित्ति होती है वो काय की बनी हुई होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। और हम जब साबुन से हाथ धोते हैं तो वो क्या हो जाता है, इस लिपिड की लेयर जो है वो साबुन में घुल जाती है और इसका अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है और कोरोना मर जाता है। तो साइंस में केवल ये एक चैप्टर की बात हुई कि एक चैप्टर में जो है वो इस बारे में चर्चा है कि कोशिका, वायरस की कोशिका कैसी होती है, वो किस तरह से काम करती है। अच्छा, एक और बात, इसी में एक बात हम पढ़ते हैं, वो आप पढ़ोगे चैप्टर 5 में आएगा कोशिका के बारे में, कि वायरस जो है वो खुद जिंदा नहीं रह सकते। वायरस के बारे में एक भ्रांति है कि वायरस खुद जिंदा हो सकते हैं। कोशिका वायरस हवा से फैल रहा है क्या? नहीं, कोशिका वायरस हवा से नहीं, हवा में नहीं फैल सकता। जैसे ये किसी जीव के बाहर आता है, जीव के बाहर मतलब वातावरण में आता है, वातावरण में जब भी आता है कोई वायरस तो ये जिंदा नहीं होता है, ये क्रियाशील नहीं होता है। ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है और आप पढ़ोगे 5th चैप्टर में ये चीज पढ़ोगे कि वायरस जो है वो जिंदा नहीं होता है। हो सकता हो अपने आसपास भी कई वायरस अभी पड़े हुए हो, हमारे आसपास अगर आप देखोगे कई वायरस हो सकता हो पड़े हुए हो, लेकिन वो जिंदा नहीं होंगे। उनको जिंदा होने के लिए जरूरत है किसी बॉडी की, किसी शरीर की। तो वायरस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं। ये किसी ना किसी की बॉडी में इंटर करके जो है उसको फिर अपने आप को फिर से संख्या बढ़ाते जाते हैं। वो बॉडी इंसान की भी हो सकती है, वो बॉडी किसी जानवर की भी हो सकती है, वो कोई प्लांट भी हो सकता है। ये आप देखोगे 9th क्लास में कि जीव क्या होते हैं, कौन कौन से जीव होते हैं।
तो ये बात आप सीखने वाले हो 9th क्लास की 5th चैप्टर में, कोशिका से जुड़े हुए चैप्टर में, जो कि आप 8th क्लास में ही पढ़ चुके हो, 9th क्लास में फिर से पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा डीप नॉलेज के साथ पढ़ोगे, है ना। अभी आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक केवल शायद नाम सुने होंगे कोशिकाओं के बारे में, वो चर्चा करेंगे अपन इस क्लास में। अच्छा, एक और बात है, यदि आपसे बोला जाए कि मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म से जो है गाड़ी जा रही है, कोई ट्रेन गुजर रही है प्लेटफॉर्म से, और एक खंबे से जो है उसको गुजरने में जो है कुछ मान लीजिए 3 या 5 सेकंड का समय लगता है, और आपसे पूछा जाए कि आप बता सकते हैं उस रेल की लेंथ कितनी होगी, वो रेल कितनी लंबी होगी, क्या आप बता पाओगे? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैंने? क्वेश्चन मैंने बोला किसी प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर रही है, मतलब किसी प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर रही है, उस प्लेटफॉर्म पे एक पोल है, खंबा है, उस खंबे से ट्रेन जो है गुजरने में जो है वो केवल और केवल 5 सेकंड का या 8 सेकंड का समय लगाती है, 5 सेकंड या 8 सेकंड का समय लगाती है। आपको केवल दो चीजें पता है, एक पता है कि वो पोल की जो लेंथ है वो पता है, और ट्रेन जो है वो इतना समय लगा रही है पहुंचने में, वो पता है। क्या आप मुझे बता सकते हो वो ट्रेन कितनी लंबी होगी, कितनी लंबी होगी, लेंथ कितनी होगी ट्रेन की, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमने बेसिक्स पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, गति के बारे में हम जानते ही नहीं है, गति होती क्या है। हाँ, आपने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में, पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा। 9th क्लास में आप स्पीड के बारे में चर्चा करोगे कि स्पीड होती क्या है, स्पीड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वो कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आप इस तरह के टिपिकल जो क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे पाओगे। अच्छा, तो अभी आपने देखा कि अगर आपको 9th क्लास के बारे में पता हो तो आप बता सकते हो कि कोरोना कैसे मर जाता है साबुन के यूज करने से। उसके बाद मैंने बताया कि ट्रेन की स्पीड के बारे में आप चर्चा करोगे, स्पीड कैसे निकालते हैं वो पता चल जाएगा। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात पता चलेगी अपन को, वो बात क्या होगी? वो बात होगी कि यदि हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, ये 3 टर्म जो है वो बहुत ज्यादा हिट है। मतलब साइंस बिना इन 3 के कभी पूरी हो ही नहीं सकती। जैसा आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में सुना होगा ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश के बिना कोई धार्मिक कहानी पूरी नहीं होती ना, वैसे ही जो है इसके बारे में भी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बिना साइंस अधूरी है, विज्ञान अधूरी है। बिना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो है वो आप साइंस पढ़ ही नहीं सकते हो। तो 9th क्लास में वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है उसके बारे में चर्चा आएगी। वो अपन 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, चीजें बनी कैसे हैं। कभी क्वेश्चन आया है कि सामने हमारे चीज अगर दीवार खड़ी हो गई है, कोई घर बना हुआ है, तो आप उसको फोकस कर पाओगे, उसको देख पाओगे कि वो कैसे बनी हुई है, मतलब वो काम कैसे कर रही है। मतलब कोई घर बना हुआ है यदि, तो वो घर बना कैसे है, वो घर में अगर आप बात करोगे तो वो देखोगे दीवारों से मिलकर बना हुआ है, गेट, दरवाजे लगे हुए हैं, पलंग लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद बात आता है वो अगर ईंट से मिलकर बना हुआ है घर, वो ईंट किससे मिलकर बनी हुई है? तो आपको पता चलेगा ईंट कैसे बनाई जाती है, मिट्टी से बनाई जाती है। फिर बात आएगी ये मिट्टी कैसे बनती है, तो मिट्टी की बात आएगी यदि, तो मिट्टी के बारे में अपन बात करेंगे, चैप्टर 14-15 में आएगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी कैसे बनती है। अभी भी आपने सोशल साइंस में पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, इस बार और ज्यादा डीप में देखेंगे। फिर उसके बाद बात चलेगी कि मिट्टी अगर बनी है तो वो पता चलेगा पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, पत्थरों की चट्टानों से कैसे, वो चट्टाने कैसे बनी हुई है। इस तरह से आप क्वेश्चन ढूंढते जाओगे ना, तो आप पदार्थ की कुछ अवस्थाओं पे पहुंचोगे, और उन्हीं अवस्थाओं से जो है इस चैप्टर की शुरुआत भी होती है, इस साइंस की शुरुआत होती है। 9th क्लास बिल्कुल बेसिक है विज्ञान की शुरुआत के लिए, कि हम सोचना, विज्ञान ने सोचना कहाँ से शुरू करा, विज्ञान ने शुरुआत कहाँ से करी होगी, कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे होंगे, कितने सारे फेल हुए होंगे, बहुत सारे आपको इसी 9th क्लास में पता चलेगा। परमाणु के बारे में कितने सारे वैज्ञानिकों ने बात करी, और वो वैज्ञानिक कैसे कैसे फेल हुए, अगले वैज्ञानिकों ने उनको कैसे ओवरकम करा, तो वो सारी बातें चरणबद्ध तरीके से जो है वो 9th क्लास से बिल्कुल साइंस की बेसिक शुरुआत होती है। और उसी साइंस की बेसिक शुरुआत जो है वो हम जो है वो करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं शुरुआत, क्लास में कर रहे हैं। इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है, पाबंदियां हैं। स्कूल में जो है मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल करवाऊंगा, जाहिर सी बात है, जब अपना स्कूल में क्लासेस रहेंगी, फेस टू फेस क्लासेस रहेंगी, तब हम जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बहुत सारे करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास लिमिटेशन है कि मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करके नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं जैसे वीडियो क्लास लूंगा, अपना सेटअप तैयार करके रखूंगा, प्रैक्टिकल आपको जो है वो शो कर पाऊंगा, है ना। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे भी रहेंगे जो मैं आपको घर से करने के लिए बोलूंगा, तो वो भी आप बिल्कुल करिएगा। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, सारी चीजें जो है वो हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद आपको जो है वो जरूरत क्या की पड़ने वाली है, यदि आपके पास
प्रीवियस ईयर की बुक है तो आप पुराने बच्चों से, अगर नहीं है तो आप पुराने बच्चों से बिल्कुल आप ले सकते हो। पायल ठाकुर हाथ ऊपर कर रही हैं। पायल, कुछ पूछना है आपको? पायल, कुछ पूछना है आपको? चलो गलती से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था आपको जरूरत क्या की पढ़ना है। अगर आप पिछले साल से, अगर पिछले साल के बच्चों की बुक्स ले सकें, सबसे ज्यादा जरूरी है अगर तो बुक की है। और उसके लिए भी बिल्कुल, अगर बुक नहीं मिल पा रही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। मैं ग्रुप में आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा, वो पीडीएफ खोल के आप चैप्टर जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो उस फर्स्ट चैप्टर की जो है आपके पास पीडीएफ फाइल रहेगी। आप फर्स्ट चैप्टर की जो है उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर की जरूरत पूरी हो जाएगी। आपको केवल और केवल एक अच्छे फोन की जरूरत है जिसमें अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन हो, और पढ़ने के जज्बे की जरूरत है। बाकी कुछ चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, एक रफ कॉपी और रफ पेन जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो काम करने के लिए दूं वो आपके पास हो। बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है। ना आपको फेयर कॉपी अभी बनाने की जरूरत है, ना फेयर वर्क करने की जरूरत है। यदि आपके पास पुरानी फेयर कॉपी अवेलेबल है और किसी बच्चे ने दे दी है तो फेयर में वो मना करूंगा, आप फेयर ना करें। 9th क्लास का वर्क फेयर ना करें। ये आपकी ऑफिशियल क्लास है। मैं यहाँ से आपको जो बोलूंगा, आप केवल अभी रफ कॉपी में नोट करते जाइए, और वो नोटबुक जो है वो जो मैं आपको फेयर करने को बोलूंगा कि भैया आपने जो ये बनाया है इसको जो है आप फेयर कर सकते हो, या फिर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये चीज आपको फेयर में लिखना है, बस वही फेयर करना है। बाकी प्रीवियस ईयर की क्लासेस की कॉपी को फेयर अभी आप ना करें, क्योंकि 3 साल से जो कॉपी फेयर हो रही है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं। बच्चों ने जो है वो कुछ का कुछ लिख दिया है, वो चेंज होते होते जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, इसलिए फेयर कॉपी ना करें। तो अभी आपको केवल जो जरूरत है वो केवल, अगर आपके पास फिजिकल बुक ऑफ 9th क्लास की साइंस की है वो बहुत अच्छी बात है, और एक रफ कॉपी और पेन। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोबाइल विथ फास्टेस्ट इंटरनेट, मतलब आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी होना चाहिए। आप बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरत उसी की है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ना आपको कोई चीज याद करने की जरूरत है। क्लास में जो चीज समझाऊंगा वो क्लास में समझ में आ जाएंगी, ऐसा मुझे यकीन है। अगर नहीं आती है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो, जो होमवर्क का ग्रुप बनाएंगे अपन उसमें पूछ सकते हो, या फिर आपको हिचक हो रही है, आप ग्रुप में सबके सामने नहीं पूछना चाह रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भेज सकते हो कि भैया यहाँ पर मुझको समझ में नहीं आया, तो हमको ये चीज आप समझा दीजिए फिर से। तो मैं आपको वहां पर भी समझाने की कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो ये बात हो गई किसकी बात, जो मेरे को करनी थी बुक कॉपी मेंटेन करने वाली की बात। इसके बाद एक कहानी है जो कि आपको जरूरी है सुनाना, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमको पढ़ना क्यों चाहिए। वो कहानी क्या है, एक बार क्या होता है, साहूकार जानते हो आप, साहूकार किसे बोलते हैं? साहूकार बोलते हैं किसानों को जो कर्ज प्रोवाइड करता है, जो किसान होते हैं उनको कर्ज देता है ताकि वो बोहनी कर सके और फसल उगा सके, जो कर्ज देता है उसको साहूकार बोलते हैं। एक बार क्या होता है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ना किस लिए, पढ़ना क्यों चाहिए। एक बार क्या होता है, एक साहूकार की बेटी होती है, वो किसान की एक बेटी होती है, किसान और एक बेटी होती है उसकी। किसान जो है वो एक साहूकार से जो है वो कर्ज ले लेता है, लेकिन वो कर्ज जो है वो चुका नहीं पाता है क्योंकि उसकी फसल अच्छी नहीं होती। तो साहूकार क्या करता है, उसकी बेटी सुंदर थी, तो साहूकार क्या करता है, उसका इस्तेमाल करने के लिए वो किसान को लालच देता है कि एक काम करो, तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवा दो। अगर आप आपकी बेटी का विवाह मुझसे करवा दोगे, मैं आपका सारा कर्ज जो है वो माफ कर दूंगा, और मूल भी नहीं लूंगा, कुछ भी आपसे कुछ पैसा नहीं लूंगा। तो किसान जो है वो मजबूरी में फंस जाता है, साहूकार जो है वो चतुर चालाक रहता है, तो किसान सोचता है यार अब मैं क्या करूं, मेरा कर्जा माफ हो जाएगा लेकिन मेरी बेटी जो है वो नहीं दे सकता, मैं किसी को भी ऐसे नहीं सोच सकता। तो वो क्या करता है, उसकी लड़की जो है वो उस साहूकार जो है वो उसकी परेशानी समझ जाता है कि किसान क्यों नहीं देना चाहता। तो साहूकार क्या करता है, एक चाल चलता है। वो चाल क्या चलता है, वो चाल चलता है कि एक थैली में जो है वो बोलता है किसान से, देखो मैं इस थैली में जो है वो 5 काले कंकड़ और 5 सफेद कंकड़ डालूंगा, और यदि ये थैली जो है, यदि ये थैली में से सफेद कंकड़ निकलता है तो आप ये कर लीजिएगा कि आपकी बेटी की शादी मुझसे करवा दीजिएगा, और अगर काला कंकड़ निकलता है तो फिर आपको शादी करवाने की जरूरत नहीं, और आपका ब्याज भी मैं माफ कर दूंगा। लेकिन साहूकार चतुराई क्या करता है, उस थैली में जो है वो केवल सफेद कंकड़ डालता है, उस थैली में काले कंकड़ वो डालता ही नहीं है। अच्छा, ये चतुराई करते हुए किसान की बेटी देख लेती है उसे, किसान की बेटी देख लेती है और वो समझ जाती है कि इसने तो सारे सफेद कंकड़ ही डाले हैं इसमें, और सफेद कंकड़ डाले हैं तो क्या हो जाएगा,
सफेद कंकड़ डाले हैं तो जैसे ये निकालेगा तो मुझे इससे शादी करना पड़ेगी। वो बेटी समझ जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा शांत रहती है। और क्या करती है वो जो है वो किसान साहूकार उस लड़की से बोलता है कि आप जो है वो इसमें से 5 कंकड़ निकालो और मुझे बताओ वो कंकड़ कौन से हैं जिसके कारण जिससे जो है वो आपका कर्ज माफ हो सके, आपकी शादी हो सके। तो अब जाहिर सी बात है किसान साहूकार को तो पता ही था जो भी कंकड़ निकाले वो सफेद ही होने वाले हैं। सफेद होने वाले मतलब मैं तो इसको फंसा लूंगा, मैं शादी कर लूंगा इससे। लड़की थोड़ी सी होशियार रहती है। लड़की क्या करती है, उस थैली में से 5 कंकड़ निकालती तो है और निकालने के तुरंत बाद जो है उसको जमीन पर फेंक देती है। जमीन पर वो पड़े हुए अन्य कंकड़ों से जो है मिक्स हो जाते हैं। तो वो बोलती है अरे मुझसे गलती हो गई, ये कंकड़ जो है मुझसे जमीन में गिर गए। तो बोले आप कैसे पता चलेगा कि कौन से कंकड़ निकाले थे तुमने। वो लड़की बोलती है बहुत आसान है, एक काम करो, मैंने जो कंकड़ निकाले होंगे उसके अपोजिट जो बचे हुए होंगे वो कंकड़ थैली में होंगे, वो देख लो आप, जो थैली में होंगे उसके अपोजिट वाले मैंने निकाले थे। तो अब जो है वो साहूकार समझ गया था कि वो फंस चुका है। साहूकार जैसे थैली में देखता है तो वहां तो केवल सफेद कंकड़ ही थे। तो वो लड़की क्या बोल देती है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने काले कंकड़ निकाले थे, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कर्ज भी माफ हो गया और मुझे आपसे शादी भी नहीं करना पड़ेगी। चतुराई, इसको बोलते हैं चतुरता, है ना। तो चतुरता कब आती है, चतुरता आती है नॉलेज से, ज्ञान से, है ना। ज्ञान का मतलब रटना नहीं होता है। जब हम 9th क्लास पढ़ रहे होंगे या सीख रहे होंगे, 9th 10th क्लास पढ़ रहे होंगे, तो वहां यदि आप रटते हो चीजें तो रटने से आपको नॉलेज नहीं गेन होगा। नॉलेज गेन नहीं होगा। नॉलेज कब गेन होगा, जब आप चीजों को समझोगे। रटना जरूरी होता है एक हद तक, परसेंटेज बनाना है, यदि आपको टॉप करना है तो रटना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ समझ कर रटने पर। आप अगर समझोगे उसके बाद रटोगे तो ज्यादा बेटर है। दोनों ही चीजें पूरी होंगी, आप नॉलेज भी गेन कर रहे होगे, दूसरा आपका परसेंटेज भी अच्छा बनेगा, है ना। तो दो बातें याद रखना, हमको पहले चीजों को समझना है, समझ में आ जाएंगी तो फिर अपने आप रटना चालू हो जाएंगी, वो रटने लगेंगी चीजें, है ना। लेकिन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले आप समझोगे चीजों को। तो 9th क्लास में अपन पूरी साइंस में यही देखने वाले हैं, पहले चीजों को समझेंगे कि प्रैक्टिकल हमारे डेली लाइफ में इसका यूज क्या है, हम चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, वो समझने के बाद उसको फिर हम रटने का काम करेंगे, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, सॉल्व करने का काम करेंगे, जिससे हमको क्या हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, नॉलेज की प्राप्ति हो। और फिर हम जो है वो शायद हम भी एक टाइम ऐसा आएगा कि चतुर बन जाएंगे, और चतुर बन के जो है हम अपने दिमाग का फुल यूज कर पाएंगे और कोई हमारा यूज नहीं कर पाएगा। जब हम बड़े होंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई दुनियादारी में हमारा यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको चतुर होना जरूरी है। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ चतुर होना भी जरूरी है। अगर वो लड़की बुद्धिमान थी, अगर केवल बुद्धिमान होती तो वो वैसे तुरंत देखा था उसने कंकड़ पूरे एक जैसे रंग के डालते हुए तभी बोल देती वो। लेकिन वहां उसकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण हुआ और उसने फिर बुद्धिमत्ता को अपना चेंज किया चातुर्य में, चतुरता में, चतुरता दिखाई। उसने बोला नहीं, उसने क्या करा, एक दूसरी ट्रिक अपनाई कि भैया मैं कंकड़ निकाल देती हूँ, जो कंकड़ फेंक दूंगी वो जो बचे हुए होंगे वो बोल दूंगा कि काले कंकड़ निकाले थे मैंने, तभी तो व्हाइट कंकड़ बचे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई होगी, है ना। चतुरता जरूरी होती है, और चतुरता कब आती है, ज्ञान से आती है, नॉलेज से आती है। नॉलेज कब गेन होगा, जब आप चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। पढ़ना जरूरी है ना। रीडिंग और राइटिंग केवल दो शब्द नहीं है, वो केवल पढ़ने बस से रीडिंग नहीं हो जाती। पढ़ने के साथ साथ सामने वाला बोल क्या रहा है, हमको समझाना क्या चाह रहा है, कभी अगर कोई पोएम पढ़ रहे हो वो समझाना क्या चाह रहा है, वो अगर समझ में आ रहा है तो आप में रीडिंग टेक्निक्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं। उसके बाद अगर मैं लिखना राइटिंग स्किल्स बोलता हूँ, तो लिख तो सभी लेते हैं, किसको लिखना नहीं आता, किसी की राइटिंग शब्द वो नहीं होती कि शब्द खूबसूरत है कि नहीं, शब्द में दम है कि नहीं, आप कौन कौन से अच्छे शब्द ढूंढ पा रहे हो, अपनी बात रख पा रहे हो कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी बात रखना सीख जाते हो ना, तब आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है। रीडिंग और राइटिंग दो स्किल्स हैं जो कि आपको धीरे धीरे डेवलप करना है। 9th क्लास से उसकी शुरुआत, वैसे तो अपन 9th क्लास या 8th क्लास तक जो प्राइमरी का, मालूम आपको जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। जो नर्सरी से 8वीं तक कक्षा कहलाती है वो प्राइमरी कहलाती है, प्राइमरी एजुकेशन कहलाती है। फिर उसके बाद 9th और 10th जो है वो हायर एजुकेशन कहलाती है, और 11th 12th जो है वो हायर सेकेंडरी कहलाती है। 1 से 8 तक जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या होता है, हम पढ़ना सीख जाएं, हम लिखना सीख जाएं, हम जो है वो स्पेलिंग, अंग्रेजी की स्पेलिंग सीख जाएं, गणित के बेसिक फॉर्मूले सीख जाएं कि गणित है क्या, हमें वो पता चल जाए, है ना। 8वीं क्लास तक ये होता है। 9th क्लास और 10th क्लास में हम बहुत सारी जनरल नॉलेज की बेसिक चीजें सीखते हैं, और
ट्वेल्थ क्लास में आने के बाद या फिर ट्वेल्थ क्लास के बाद ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद उन चीजों को और ज्यादा साफ करते हैं, और ज्यादा क्लियर करते जाते हैं, डीप में घुसते चले जाते हैं। तो 9th और 10th क्लास से आपकी सही स्टडी शुरू होती है। सच में आप जो है वो टीन एज में आके पढ़ना शुरू करते हो कि पढ़ाई होती कैसे। वही चीज है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको पढ़ना क्यों चाहिए, एक कहानी के माध्यम से, कि चतुरता आना चाहिए, चतुरता जरूरी होती है। फिर उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ चैप्टर पे कि आज हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर कौन सा है। तो वो चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट। कौन सा? चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ को बोलते हैं मैटर, MATTER, है ना। और आसपास के मतलब सराउंडिंग, ये शब्द सुना होगा आपने, हमारे सराउंडिंग में बहुत यूज किया जाता है। हमारे आसपास मतलब हमारे सराउंडिंग में। तो टोटल ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का? ओवरव्यू है हमारे आसपास जितने भी पदार्थ मौजूद हैं वो पदार्थ कौन कौन से हैं, है ना। एक बार फिर से दिखाता हूं मैं आपको उसको पेन के साइज में। हमारे आसपास के पदार्थ, तो ओवरव्यू क्या है? पहला इसमें टोटल जो चैप्टर डिवाइड है वो 5 पॉइंट में डिवाइडेड है। ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पहला आएगा कि पदार्थ दिखता कैसा है, होता कैसा है, किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, कैसा दिखता है पदार्थ, तो पहला ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सेकेंड पॉइंट आएगा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण मतलब पहले वाले पॉइंट में हम जो सीखेंगे ना वो केवल ये सीखेंगे जो पदार्थ बना हुआ होता है वो पदार्थ मिलकर बना हुआ होता है कणों से, है ना। कैसे बना हुआ होता है प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखेंगे, कणों का आकार कैसे होता है, कणों के बारे में जानेंगे, कण कैसे होते हैं। दो चीजें सीखेंगे, पहला तो सीखेंगे कण, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा सीखेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं ना, कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं उसका अंदाजा लगाने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जो कि आपकी कल की क्लास में होगा। कितने छोटे होते हैं ये बात जानेंगे हम पहले वाले टॉपिक में। फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण का, है ना। तो हमने जब ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं तो उन कणों के बारे में अब हम जो है वो जानेंगे ये जो कणों से मिलकर बने हुए होते हैं उनके गुण क्या है, वो कण कैसे कैसे व्यवस्थित रहते हैं, क्या क्या उनमें फर्क होता है ना। उसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे ठोस द्रव गैस के बारे में। ठोस द्रव गैस क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसके गुण होते हैं, कौन कौन से गुण किसमें सर्वाधिक होते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। इसके साथ दो और अवस्थाएं आएंगी। अभी आपने पदार्थ की केवल 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करी होगी, 2 और अवस्थाएं आएंगी। वो 2 और अवस्थाएं कौन कौन सी होगी इस वाले टॉपिक में हम देखने वाले हैं। कौन से टॉपिक में? थर्ड वाले टॉपिक में। वो अवस्थाएं कहाँ कहाँ यूज होती हैं और कैसे कैसे यूज होती हैं, इसका आधुनिक वाले बात भी करेंगे। इसरो ने अभी जो है वो एक अवस्था और खोजी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे टाइम मिला तो, है ना। उसके बाद क्या फोर्थ टॉपिक रहेगा आपका, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। हम देख लेंगे इसमें जब ठोस द्रव गैस होते हैं अवस्थाएं देख लेंगे। तो उसके बाद देखेंगे हम क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं चेंज भी कर सकते हैं, ठोस से द्रव बदला जा सकता है, द्रव से गैस बदला जा सकता है, क्या गैस को वापस ठोस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे अपने फोर्थ टॉपिक में कि पदार्थ अपनी अवस्थाओं को कैसे बदल लेते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, क्या बदला जा सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और आखिरी टॉपिक आएगा वाष्पीकरण, जो कि अभी गर्मी में चलने वाला बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक है। आपके मन में क्वेश्चन आते होंगे ना, मटके में पानी ठंडा कैसे होता है। एक क्वेश्चन है ना, जो घड़ा होता है अपना मटका गर्मियों में अपन यूज करते हैं, उस मटके में पानी ठंडा कैसे होता है, पानी ठंडा कैसे होता है। अच्छा, कूलर यूज करते हैं अपन, कूलर देखा होगा आपने सभी ने। कूलर यदि यूज करते हैं, कूलर में भी अपन पानी भरते हैं, तो वो पानी जो है वो क्यों भरते हैं। और आप यदि कूलर को अगर आप करंट नहीं आता हो तब छूना, नीचे उसका टैंक छू कर देखोगे तो ठंडा महसूस होगा बहुत, तो वो ठंडा क्यों दिख जाता है। अच्छा, एक और बात सुनो, एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, वाष्पीकरण से जुड़ा हुआ। आपके दिमाग में आपको जो है वो एक चीज शेयर करता हूँ। अभी सभी के घर में पापड़ बन रहे होंगे कि नहीं, पापड़ बनते कि नहीं सबके घर में इस टाइम, पन्नी पे पापड़ बनते हैं ना। तो जब भी मम्मी पापड़ बनाए ना, जैसे आपने मम्मी ने जो है वो कहीं धूप में या घर के अंदर पापड़ जब डाल रहे होते हैं, वो एक तो पहली बात इससे हट के बताऊं तो वो पापड़ का कच्चा पापड़ खाया है कभी? जब मम्मी बना रही होती है उसको खाना कभी बहुत अच्छा लगता है ना। कोई भी पापड़ बना रही होती है तो फिर क्या वापस आते हैं अपने चैप्टर पे, उसके बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ऑब्जर्व करना। जब मम्मी वो पन्नी डाल देती है, पन्नी पे ढाल चुकी होती है पापड़, उसके बाद पन्नी को थोड़ा सा स्लाइडली खिसकाना, आप खिसकाना और हाथ रख के देखना जहां पापड़ डाले मम्मी ने, आप देखोगे वो बहुत ठंडा होगा। उसके जहां पर पापड़ होंगे ना
वहां उसके जहाँ मतलब उसके बगल वाली जमीन जो है वो गर्म हो रही होगी, और जहां पापड़ डला होगा और आपने खिसकाया है और आप उसको हाथ रख के देखोगे ना, आप देखोगे वो ठंडा लगेगा। थोड़ी देर बात करना, मम्मी पापड़ डाल चुकी होंगी, फिर 5 मिनट रुकना और फिर पन्नी खसकाना हल्की सी और देखना, है ना। ध्यान रखना वो पन्नी जो है वो ऐसा मत खसका देना कि पापड़ बिगड़ जाए, नहीं तो मम्मी आपको बिगाड़ देंगी, है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, पन्नी खिसका लेना और जहां पापड़ डाला हुआ हाथ रख के देखना, आपको ठंडा महसूस होगा। वो ठंडा महसूस क्यों होता है वो अपन इस चैप्टर के आखिरी वाले पोर्शन में देखेंगे, जो कि वाष्पीकरण से जुड़ा हुआ है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा सभी को, कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को भी। अभी डाउट वाली कोई चीज थी नहीं जो आपको डाउट होगा। तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कुछ किसी को डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, किसी से जुड़ा हुआ, क्लास की टाइमिंग से जुड़ा हुआ, कुछ कुछ दिक्कत हो किसी को, है ना, तो वो पूछ सकते हो।